नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान का ये चौथा वीडियो है। प्रश्न संख्या 5, अधिगम में प्रेरणा का महत्व बताइए। सीखने में प्रेरणा का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, बाल व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित और परिवर्तित कर सकता है। नंबर 2, चरित्र निर्माण में सहायता। शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके चरित्र निर्माण में सहायता दे सकता है। नंबर 3, ध्यान केंद्रित करने में सहायता। क्रो योम क्रो के अनुसार शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करने में सहायता दे सकता है। नंबर 4, मानसिक विकास। क्रो योम क्रो के शब्दों में प्रेरक छात्र को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं, अतः शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके मानसिक विकास में पूर्ण योग दे सकता है। नंबर 5, रुचि का विकास। थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, अतः शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य या अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने का कार्य सरल बना सकता है। नंबर 6, अनुशासन की भावना का विकास। शिक्षक बालकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनमें अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है। नंबर 7, सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षक बालकों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके उनमें सामुदायिक भावना और सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनको समाज के अच्छे और उपयोगी सदस्य बनने का प्रशिक्षण दे सकता है। नंबर 8, अधिक ज्ञान का अर्जन। क्रो योम क्रो के अनुसार शिक्षक बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करके उन्हें अधिक ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। नंबर 9, तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन। शिक्षक उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर 10, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति। क्रो योम क्रो का मत है, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है, अतः शिक्षक उचित प्रेरकों का प्रयोग करके बालकों को अपनी इच्छानुसार कार्य या विषय का चुनाव करने में योगदान दे सकता है। इस प्रकार वह उनको अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति करने का अवसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर तथा उसके अंगों के भार अथवा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह वृद्धि नापी अथवा तोली जा सकती है या स्पष्ट दिखाई देती है। अभिवृद्धि का समय निश्चित होता है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है। इसका संबंध आकार से है। विकास प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक विशेषता है। वातावरण में अनुकूलन के प्रयास से ही प्राणी में निरंतर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों, गुणों तथा विशेषताओं की नियमित एवं क्रमिक उत्पत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में विकास कहा जाता है। यल ई टेलर का कथन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक क्षण मनुष्य में जो कुछ वह अभी है उससे बदलकर भिन्न हो जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। समस्त शैली बदल रही है और एक ही समय में शैली के तथ्य एवं परिवर्तन के तथ्य दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी विशेष अवस्था में शैली क्या होगी वह पहले की शैली तथा उस व्यक्ति पर उसके वर्तमान वातावरण द्वारा डाले गए प्रभावों पर निर्भर है। साथ ही यह उसकी अपनी अनुक्रियाओं पर निर्भर है, उन बातों के प्रति भी जो पहले हो चुकी हैं तथा उन प्रभावों के प्रति भी जो अब उन पर पड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किस हद तक अपनी जीवन शैली का निर्माण क्रमिक अवस्थाओं में अपनी पसंदों और निर्णयों द्वारा करता है, एक बार चुनाव हो जाने पर तथा उसका प्रभाव विकसित होते ढांचे पर पड़ जाने पर वह कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। विकास एक मार्गी पथ है। हरलॉक ने विकास प्रक्रिया को इस प्रकार परिभाषित किया है, विकास सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध ढंग से होने वाली परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को संबोधित करता है। यह प्रक्रिया को और अधिक सुविधा देने के लिए क्षमताओं के उभार एवं बढ़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रेम शंकर श्रीवास्तव के अनुसार जन्मोपरांत शारीरिक अभिवृद्धि कुछ चक्र प्रेम शंकर श्रीवास्तव के अनुसार जन्मोपरांत शारीरिक अभिवृद्धि कुछ चक्रों में पूर्ण होती है, जिनका एक निश्चित क्रम होता है। इन्हें विकास चक्र कहा जाता है। प्रथम विकास चक्र जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है, जिसमें विकास की गति बहुत तेज होती है। 2 से 11 वर्ष का अंतराल द्वितीय विकास चक्र का प्रतीक है, जिसमें विकास की गति बहुत धीमी होती है। तृतीय विकास क्रम 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच माना जाता है, जिसमें विकास पुनः तीव्र गति से होता है। 15 से 18 वर्ष की आयु का काल
चतुर्थ विकास चक्र का द्योतक है, जिसमें विकास की गति पुनः मंद हो जाती है। स्पष्ट है कि विकास व्यक्ति की आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं में परिवर्तन है। यह परिवर्तन एकाएक न होकर क्रमबद्ध एवं सुनिश्चित होता है। यह परिवर्तन प्रगतिशील होता है। इससे व्यक्ति की क्रियाओं एवं व्यवहार के ढंगों में सुधार होता है। फलतः इससे व्यक्ति को कार्य करने एवं समायोजन में उत्तरोत्तर सुविधा होती है। वह सामान्य से विशिष्ट जीवन की ओर अग्रसर होता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के आसपास वातावरण के प्रभाव तथा उसकी अनुक्रियाओं पर निर्भर करता है। यह पूर्ववर्ती अनुभवों, घटनाओं तथा व्यक्ति की पसंद एवं निर्णयों पर भी निर्भर करता है। विकास स्वयं में एक बहुधर्मी एवं बहुआयामी घटना है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, अधिगम की परिभाषाओं में अधिगम को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। अधिगम की विशिष्ट प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं। नंबर 1, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों और स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटित होती रहती है। जहाँ प्राणी है, स्थान है व समय है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ न कुछ क्रिया करता ही रहता है। नंबर 2, अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनर्परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है, जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है। अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। विकास के रूप में अधिगम दृष्टिगोचर होता है। नंबर 4, अधिगम अनुकूलन है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से इतनी सन्निकट हो जाती है कि हम अधिगम को अनुकूलन समझ लेते हैं। वास्तव में प्राणी को जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना ही पड़ता है, अतः जीवित रहने के लिए उसे अधिगम की प्रक्रिया करनी पड़ती है। गेट्स तथा अन्य ने अधिगम को अनुकूलन के रूप में स्वीकार किया है। नंबर 5, अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। नंबर 6, अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता है और न ही किसी काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु यह सतत आजीवन चलता रहता है। नंबर 7, अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है, जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है। क्वेश्चन नंबर 8, पावलाव के संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलाव या पुलाव कह लीजिए, बातें की है याद रखने के लिए। पावलाव मूलतः शरीर वैज्ञानिक थे। तो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलाव कौन से वैज्ञानिक थे? शरीर वैज्ञानिक थे। संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। मुख्य रूप से व्यवहारवादी यह विश्वास करते हैं कि यह सिद्धांत मानवीय सीखने की क्रिया के बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। यह सिद्धांत संयोजनवाद के इस सिद्धांत को कि उत्तेजना और अनुक्रिया का संबद्ध होना ही सीखना है, अर्थात लर्निंग इज द लिंकिंग ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मान्यता प्रदान करता है। प्रत्येक प्राणी में कुछ ऐसी अनुक्रिया या प्रवृत्ति होती है जो उचित उत्तेजक द्वारा गतिशील हो जाती है। भोजन को देखकर मुंह में लार का आना ऐसी ही अनुक्रिया है। रूसी शरीरशास्त्री इवान पावलाव के उदय से पहले थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को ही लोग सीखने का एकमात्र साधन मानते थे। पावलाव ने प्रयोगशाला में अनेक प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि हम प्रत्येक वस्तु अभिसंधान के द्वारा सीखते हैं, या प्रत्येक शिक्षण अभिसंधान या अनुकूलन का परिणाम है, अर्थात डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ एनी सॉर्ट आर नथिंग बट ए लॉन्ग चेन ऑफ कंडीशनड रेफ्लेक्सेज। ठीक है। हिलगार्ड ने संबद्ध अनुक्रिया के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्तेजक से, अर्थात मूल उत्तेजक के स्थान पर जो मूल है, अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्तेजक से जो मूल उत्तेजक के साथ या थोड़ा पहले आता है, इच्छित अनुक्रिया जो अनुक्रिया मूल उत्तेजक से होती है, उत्पन्न होती है। पावलाव का प्रयोग। संबद्ध अनुक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पावलाव का कुत्ते पर किया गया एक प्रयोग है। सर्वप्रथम कुत्ते को नियंत्रित कमरे में रखा गया, घंटी बजाकर कुत्ते को तुरंत भोजन दिया गया। भोजन देखकर कुत्ते की लार प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ समय तक घंटी और भोजन के साथ साथ उपस्थित करने के बाद घंटी को बिना भोजन के उपस्थित किया गया।
और देखा गया कि मात्र घंटी की ध्वनि से ही कुत्ते ने लार टपकाने की अनुक्रिया की। इस तरह भोजन अर्थात मूल उत्तेजक से लार टपकने की अनुक्रिया अर्थात प्राकृतिक अनुक्रिया अब घंटी की आवाज़ अर्थात कृत्रिम या नया उत्तेजक से संबद्ध हो गई। तात्पर्य यह निकला कि घंटी के कृत्रिम उत्तेजक ने लार बहने की प्राकृतिक क्रिया को नियंत्रित कर दिया, उसी प्रकार जिस प्रकार एक मूल या प्राकृतिक उत्तेजक ने किया था। पावलोव की विधि के मुख्य 3 सोपान थे। नंबर 1, भोजन, प्राकृतिक या असंबद्ध उद्दीपक की उपस्थिति और लार का टपकना। नंबर 2, भोजन के कुछ सेकंड बाद या साथ साथ घंटी को ध्वनि और दोनों क्रम की एक निश्चित अवधि तक आवृत्ति। नंबर 3, बिना भोजन की उपस्थिति के घंटी की ध्वनि। इस तरह पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन होना ही सीखना है। अब बात करते हैं संबद्ध अनुक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण घटक की। अभिसंधान की प्रक्रिया निम्नलिखित घटकों से संयुक्त है। नंबर 1, प्राप्ति अर्थात एक्विजिशन। संबद्ध अनुक्रिया में अभिसंधानित और अभिसंधानित उत्तेजकों को तब तक साथ साथ प्रस्तुत होना चाहिए जब तक अभिसंधानित उत्तेजक के साथ अभिसंधान अनुक्रिया का संबंध दृढ़ न हो जाए। नंबर 2, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। प्राप्ति की क्रिया पुनर्बलन द्वारा स्थापित होती है। इसका तात्पर्य है उचित अनुक्रिया पर पुरस्कार की प्राप्ति। नंबर 3, समय टाइम। संबद्ध अनुक्रिया उत्पन्न करने में स्वाभाविक अर्थात अनभिसंधानित उत्तेजक और कृत्रिम अर्थात अभिसंधानित उत्तेजक के बीच का समय व्यवधान बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों उत्तेजक या तो साथ हों या दोनों के बीच का समय आधे सेकंड से अधिक न हो। नंबर 4, उत्तेजक का सामान्यीकरण। किसी एक उत्तेजक के साथ अनुकूलन स्थापित हो जाने पर उससे मिलती जुलती अन्य उत्तेजनाओं के प्रति भी प्राणी वही अनुक्रिया करने लगता है। नंबर 5, अनुक्रिया का सामान्यीकरण हो गया। अनुक्रिया का सामान्यीकरण, अभी उत्तेजक का सामान्यीकरण हुआ। नंबर 5, अनुक्रिया का सामान्यीकरण। यदि एक अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक से अनुकूलित हो गई तो वह उस उत्तेजक से मिलती जुलती अन्य उत्तेजनाओं से भी अनुकूलित हो जाएगी। नंबर 6, बाह्य क्रिया अवरोध। यदि अभिसंधानित या अनुकूलित अनुक्रिया के बीच कोई बाह्य उत्तेजक उपस्थित होता है तो अनुकूलित अनुक्रिया कमजोर पड़ जाती है। नंबर 7, विभेदीकरण। प्राणी जिस परिस्थिति में अनुकूलन स्थापित करता है उससे भिन्न परिस्थिति का अंतर समझ जाता है। नंबर 8, अंत एक्सटिंक्शन। कुछ प्रयासों तक बिना स्वाभाविक उत्तेजक के अर्थात भोजन के केवल कृत्रिम उत्तेजक अर्थात घंटी की ध्वनि उपस्थित करने पर स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार आना रुक जाती है। नंबर 9, स्वाभाविक पुनर्प्राप्ति। अंत के बाद वैसे ही अभिसंधानित प्रक्रिया का प्रकट होना स्वाभाविक पुनर्प्राप्ति है। नंबर 10, उच्च स्तरीय अभिसंधान। अभिसंधानित उत्तेजक के सहारे किसी अन्य नवीन उत्तेजक के साथ अभिसंधानित होना ही उच्च स्तरीय अभिसंधान कहा जाता है।